हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, जो कि ये बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, नीट आईआईटी जेईई सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बीएससी स्टूडेंट जितने भी हैं उनके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, तो वो काफ़ी अच्छे से ध्यान देंगे। और आईआईटी जेईई नीट वाले भी अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि ये उनसे डायरेक्ट एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं मैं कि जो भी स्टूडेंट बीएससी के स्टूडेंट यूनिट 1 यूनिट 2 के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनको नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए और अपने अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, ताकि ये एग्ज़ाम टाइम में कम से कम समय में आपका रिवीजन हो सके। कल के लेक्चर में मैंने यह बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन की थी। अगर जिन भी स्टूडेंट ने उस वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो था हाइड्रोजन एटम के लिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। देन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्यों आया था। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्यों आया था, सबसे पहले उसका रीज़न जानते हैं। रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, मोशन करते हैं या रिवॉल्व करते हैं। तो क्लासिकल जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है वो क्या कहती है कि चलिए भैया, अच्छा ठीक है, आपने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ये बताया था रदरफोर्ड ने। तो क्लासिकल जो फिजिक्स थी आपकी वो तो कही चलो ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार ये क्या था कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसके जो चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली लूज होते जाते हैं। उनकी जो चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज एनर्जी जो होती है वो कंटिन्यूस लूज होती जाती है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, नाभिक में गिर जाएंगे। इससे तो ये हुआ कि जब लगातार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहेगा तो वो एक समय ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ये किसने कहा था, क्लासिकल फिजिक्स ने। तो इस चीज़ को रदरफोर्ड ने नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, तो उनकी मॉडल ये ऑर्बिट के बारे में जानकारी देता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। 1930 में आया था ये, देखिए 1913 में आया था, किस में आया था, 1913 में आया था ये मॉडल। सेकंड क्या है आपका, बोहर्स का पोस्टुलेट्स क्या था। कल के लेक्चर्स मैंने सभी पोस्टुलेट्स क्लियर करा दिया हुआ था डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। जिन भी स्टूडेंट ने नहीं देखा तो जाकर चेकआउट कीजिए। ये आज मैं थोड़ा सा इंट्रो लेकर आई हूँ कि ताकि यह अभी इससे एक हाइड्रोजन एटम के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे उसको क्लियर कराने के लिए। तो हाइट जो होता है, पहले तो इन्होंने सबसे पहले क्या बताया था, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट के बारे में बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जिसकी ये क्या होती है, एनर्जी ये क्या होती है, फिक्स्ड होती है। उसे हम क्या कहते हैं, इस फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट को हम स्टेशनरी ऑर्बिट भी कह सकते हैं। दूसरा उन्होंने क्या बताया था कि ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिस ऑर्बिट की क्या हो, एंगुलर मोमेंटम क्या हो, वह NH/2 के इक्वल हो। तो अगर एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर हो जाएगी ऑर्बिट की, तभी वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। देन थर्ड होगा आपका कि जो एनर्जी होगी ना तो इमिट होगी और ना ही एब्जॉर्ब होगी है। तो एनर्जी जब होगी है तो वो कैसी होगी, ये E=H के फॉर्म में वो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। E=H के फॉर्म में, यानी कि कोई भी जो वो रेडिएशन होगा वो इमिट कैसे करेगा, एनर्जी को फोटोन के फॉर्म में इमिट करेगा, और उसकी एनर्जी कैसी होगी, E=H के फॉर्म में होगी। देन ये जो होता है किसी भी एटम के लिए जो फॉर्मूला होता है एनर्जी का, En=-13.6
अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। देखिए जब इलेक्ट्रॉन यानी एन नंबर ऑफ एन बढ़ेगा तो निगेटिव और चार्ज एनर्जी जो होंगी वो क्या होगी, ये डिक्रीज होंगी धीरे धीरे, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ से देखिए रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी ऑर्बिटल का रेडियस क्या होता है, तो वो इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर एन जेड, जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, उस एटम की एटॉमिक नंबर होगी ये। तो एन डायरेक्टली ये किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्बिटल के साइज पर। जितने ऑर्बिटल के साइज होंगे, जितने यानी कि एन जैसे जैसे बढ़ेगा तो ऑर्बिटल की साइज भी वैसे वैसे क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। या फिर कह सकते हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे जेड आपका बढ़ता है वैसे वैसे क्या होती है, ऑर्बिटल की साइज इंक्रीज होती जाती है। सो आई होप ये पॉस्टुलेट्स थे जो कि ये कल के लेक्चर्स में डिटेल में मैं बताई हूँ। अगर जिन भी स्टूडेंट ने नहीं देखा तो जाकर चेकआउट कीजिएगा। आज ऐसे ही इंट्रो करा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़े से इसके थोड़े न्यूमेरिकल हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व कराना था, इसीलिए। सो ये सारी ये टर्म्स जो हैं आपको क्लियर हो गई होंगी स्टूडेंट्स। तो हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। अब देखिए हमारा मेन टॉपिक क्या था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखिए ये बोहर्स जो थी, ये बोहर्स के एटॉमिक मॉडल वो क्या कही थी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी बताई थी। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में उन्होंने क्या बताया था, सबसे पहले बताया था कि जब बोहर्स ने कहा कि जब हम हाइड्रोजन गैस को एक्साइट करते हैं, यानी कि एक्साइटेड अवस्था में जब उसको एक्साइट कर देते हैं, तो उसमें जो होता है, जो जब हम हाइड्रोजन गैस को एक्साइट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस एक्साइटेड से लोअर एनर्जी लेवल में आती है, तो वो डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को क्या करती है, इमिट करती है। क्या करती है, डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को इमिट करती है। जब हम हाइड्रोजन, बोहर्स ने कहा कि जब हाइड्रोजन गैस को एक्साइट किया जाता है तो वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में एनर्जी को क्या करती है, इमिट करती है। डिफरेंट वेवलेंथ के फॉर्म में वो क्या करती है, इमिट करती है। वही जो डिफरेंट वेवलेंथ हो गई वो क्या होती है, इसमें से सीरीज बनती है, जो कि ये लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ये सब होती है। लाइमन सीरीज जो होती है वो आपकी किस में होती है, यूवी में देखी जाती है, यूवी ये रीजन में देखी जाती है। देन आपकी ये बामर सीरीज जो होती है वो आपका विजिबल रीजन में देखी जाती है। आपकी पाशन जो सीरीज होती है वो आपकी इंफ्रारेड में देखी जाती है, रीजन में। तो देखिए बोहर्स मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में इतना बताया था। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि इनकी क्या थी, कमियां क्या थी, लिमिटेशन क्या था, देन और कुछ भी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे, यहाँ से आपके नोट्स में लिखना है ये सभी है, वो मैंने ये आपको थोड़ा क्लियर कराने के लिए, मैंने आपको सब समझाने के लिए वो सब लिखवाया था। सो आप सभी चाहते हैं तो वो भी नोट डाउन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है अपने फेयर्स में। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, अकॉर्डिंग टू बोहर्स द एटॉमिक रेडियस इज गिवन बाय। अब देखिए रेडियस का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर, जेड की जगह पर 1 लिया गया है। क्यों लिया गया है, क्योंकि हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के बारे में। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। वेयर जहाँ पर एन आपका नंबर ऑफ सेल है, R1 है बोहर्स रेडियस है, द बोहर्स रेडियस इज R1 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट Rn इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो Rn इज इक्वल टू एन स्क्वायर जेड इंटू, अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया तो 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग, वेयर जेड इज द एटॉमिक नंबर। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, जेड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एनर्जी क्या हो जाएगी,
हाइड्रोजन एटम की 1 यानी कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू -13 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर NH सेल के लिए। जब आपका NH सेल हो जाएगी, फर्स्ट सेल था आपका, NH सेल के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि N नंबर के लिए इज इक्वल EN इज इक्वल टू -13 इंटू 13.6 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका टोटल फॉर्मूला जो कि ये मैंने आपको हाइड्रोजन एटम के अभी मैंने एटम के फॉर्मूले को बताया था पासुलिट्स में। अब देखते हैं कि कुछ लिमिटेशंस क्या थी। बोहर्स एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन थी। बोहर्स मॉडल डज नॉट वर्क वेल फॉर कॉम्प्लेक्स एटम। ये कॉम्प्लेक्स एटम के बारे में मतलब कॉम्प्लेक्स एटम पर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था बोहर्स मॉडल। ये किस पे वर्क कर रहा था, केवल उसी पे बोहर्स मॉडल वर्क करता है, या तो हाइड्रोजन लाइक एटम, उसी पे ये बोहर्स मॉडल वर्क करता है। सेकेंड जो था लिमिटेशन वो इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई सम स्पेक्ट्रल लाइन आर मोर इंटेंस देन अदर। यानी कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है वो किसी अदर के फॉर्म में ज़्यादा इंटेंस क्यों होती है। थर्ड इन्होंने बताया कि कंट्रोडिक्ट ऑफ हाइगेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल जो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो जो है हाइगेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। तो ये कुछ लिमिटेशन थी आपकी बोहर्स एटॉमिक मॉडल फॉर H एटम के लिए। ये आपका कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा सभी चीज़ें। जिन भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए आप सभी। ये थैंक यू सो मच। टेक केयर।